Hello students, this is Priyanka and you're welcome to our YouTube channel. आज की क्लास में हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट यूनिट एंड दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यूनिट आपकी नीट एंड बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम में आपके इस यूनिट से 18 to 20% क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स को। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि हमें जेनेटिक्स में किस किस चीज़ को स्टडी करना है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मीन्स कि इनहेरिटेंस को लेके मेंडल ने कौन कौन से लॉज दिए थे, उन लॉज के एक्सेप्शन क्या हैं, तो यही हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो जो ग्रिगोर मेंडल हैं वो है हमारे पास फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो अब हम कुछ एक टर्म्स देखेंगे, इन टर्म्स को स्टडी करके हम आगे मेंडल्स के लॉ को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है कि जेनेटिक्स क्या है। तो देखो जेनेटिक्स वर्ड में हमें एक वर्ड देखने को मिल रहा है जीन। अब हमें पता है कि जीन है वो किससे रिलेटेड है, जीन है वो हमारी हेरिडिटी के लिए रिलेटेड, जीन है वो हमारी हेरिडिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे अंदर जो कैरेक्टर हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं वो सारे किसके थ्रू पास आउट होते हैं, इस जीन के थ्रू ही पास आउट होते हैं। तो हमें जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो देखो स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम, कि अगर हम जीन्स और क्रोमोजोम की स्टडी कर रहे हैं तो वो कौन सी ब्रांच में स्टडी करेंगे, जेनेटिक्स की ब्रांच में। इसके अलावा हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस की। तो अब हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है, हम इन टर्म्स को देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम आएगी हमारे पास हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या है, देखो पेरेंट्स और प्रोजेनी इनके बीच में जो रिजेंबलनेस है, इनके बीच में जो सिमिलैरिटी है उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। और अगर पेरेंट्स और जो प्रोजेनी है उनके बीच में अगर जो सिमिलैरिटी है वो नहीं है, उनके अंदर कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेरिएशन हो जाएंगे। तो हेरिडिटी तो देखो किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है, जीन्स के थ्रू होगी। और वेरिएशंस क्यों होंगे, हमें पता है कि चलो ठीक है डिफरेंसेस हैं पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में, लेकिन ये डिफरेंस आए कहाँ से, तो जब क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज ये दो टर्म ऐसी हैं जिनकी वजह से वेरिएशन है वो क्रिएट होगा। अब ये टर्म्स क्या हैं इनके बारे में तो हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। अभी हम देखेंगे कि वेरिएशन क्या है, पेरेंट्स और जो प्रोजेनी है उसके बीच में डिफरेंस है, और हमारे पास हेरिडिटी क्या है, पेरेंट्स और जो प्रोजीन है उनके बीच में सिमिलैरिटी। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, हमारे पास टर्म आती है इनहेरिटेंस। तो जो करेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसमिट हुए हैं वो करेक्टर ही हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंट है। तो देखो ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एलील। तो अभी हम बात कर रहे थे जीन की, तो अगर एक जीन के दो फॉर्म्स हैं, अगर एक जीन के दो फॉर्म्स हैं तो वो दो फॉर्म्स ही क्या कहलाएंगी, जीन के एलील कहलाएंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, अगर हम ह्यूमन बीइंग में एग्जाम्पल देखें तो आई कलर को ले सकते हैं। अब आई कलर हमने क्या लिया, एक जीन लिया। अब इस जीन के बेसिस पे दो एलील हो सकते हैं। कैसे कि आई कलर हमने जीन लिया, हो सकता है अलग अलग ह्यूमन बीइंग में, किसी में ब्लैक आई हो सकती है, किसी में ब्राउन आई देखने को मिलती है, और किसी किसी ह्यूमन बीइंग में तो हमें जो ब्लू आई है वो देखने को भी मिलती है। तो अब हमने जीन तो सिर्फ एक ही लिया था, किसका, आई कलर का, लेकिन उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं वो उसकी क्या हो गई, एलील हो गई। ऐसे अगर हम पी प्लांट की बात करें जिनके ऊपर मेंडल ने स्टडी किया था, तो उसके लिए अगर हम एक कैरेक्टर लें प्लांट की हाइट का, तो ये एक कैरेक्टर तो क्या हो गया, जीन हो गया हमारे पास। अब उस हाइट के बेसिस पे प्लांट या तो टोल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है। तो ये दो क्या हो गए, उस एक जीन के दो एलील हो गए। तो फिर जीन, हम एलील की डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कि किसी जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी वो ही हमारे पास क्या होगी, एलील होगी। नेक्स्ट हम कुछ और टर्म्स देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर। अब डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे दो अलग अलग प्लांट के बीच में, जब क्रॉस करवाया था, जो फर्स्ट जनरेशन बनी थी, तो उस फर्स्ट जनरेशन में ऐसा एलील जिसने अपने एक्सप्रेशन या फिर अपने कैरेक्टर्स को शो किया था, वो कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे हमारे पास, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएंगे। और जीन का ऐसा एलील जो अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाता, वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, रेसेसिव हो जाएगा। तो देखो द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड, कि ऐसा कैरेक्टर
कैरेक्टर जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं वो हो गए डोमिनेंट, और डोमिनेंट को हमेशा किससे लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे हमने पी प्लांट में हाइट की बात की थी, तो हाइट के लिए हम क्या लेंगे कि हाइट क्या है हमारे पास, डोमिनेंट कैरेक्टर, तो उसका सिंबल क्या होगा हमारे पास, कैपिटल टी। नेक्स्ट हम रिसेसिव की बात करें तो ऐसे कैरेक्टर जो कि कैसे हो जाएंगे, एक्सप्रेस हो जाएंगे, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इन्हें हम हमेशा किससे शो करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो जो हाइट था उसका एक एलील क्या हो गया, कैपिटल टी, दूसरा हम क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कैसा हो गया, रिसेसिव, एंड कैपिटल टी कैसा हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट हम देखें, दो टर्म और है हमारे पास, होमोजाइगस एंड हिट्रोजाइगस। अब होमो का मीन्स क्या होता है, सिमिलर। तो अगर एक जीन की जो दोनों एलील हैं अगर वो सिमिलर हैं तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस हो जाएगा, और अगर एक जीन के दोनों एलील अलग अलग हैं तो वो कैसा हो जाएगा, हिट्रोजाइगस हो जाएगा। तो होमोजाइगस में देखो हम एग्जांपल देख सकते हैं, कैपिटल टी, ये दोनों एलील भी कैसे हैं, एक जैसे, इसके एलील भी एक जैसे, इसके एलील भी एक जैसे, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। और हिट्रोजाइगस में देखो एक बार कैपिटल टी है, एक बार स्मॉल टी है, एक बार कैपिटल वाई है और एक बार स्मॉल वाई है। तो क्रोमोसोम के ऐसे पेयर जिसके अंदर जो एलील हैं अगर वो डिसिमिलर हैं तो कैसे हो जाएंगे, हिट्रो, और अगर वो सिमिलर हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, होमो। ठीक है, तो होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म और आती है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल के अगर फिजिकल कैरेक्टर को देख के या फिर उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के हम पता कर सकते हैं तो ऐसे कैरेक्टर तो कैसे हो जाएंगे, फिनोटिपिक हो जाएंगे। और अगर हमें किसी इंडिविजुअल के बारे में पता करना है तो उसकी अगर जेनेटिक मेकअप को चेक करते हैं तो जेनेटिक मेकअप क्या हो जाएगा, उसका जीनोटाइप हो जाएगा, और उसके जो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो कैसे हो जाएंगे, फिनोटाइप हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो इन टर्म्स के बाद अब हमारे पास मेंडल है, उसके जो लॉ हैं उनका जो वर्क है वो स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मेंडल ने कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया था, उनके अंदर कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे, तो यही हम बात करेंगे। तो फर्स्ट हम देखें कि मेंडल ने कौन से प्लांट को सेलेक्ट किया है, गार्डन पी को। गार्डन पी का हमारे पास बोटेनिकल नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम। तो इन्होंने इसके 7 पेयर्स को लिया था और मेंडल ने अपने वर्क को 7 ईयर्स तक कंटिन्यू किया था। मेंडल ने 1856 से अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे और 1863 तक इन्होंने अपने वर्क है वो कंप्लीट किया था। 7 ईयर्स तक मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे और 1865 के अंदर इन्होंने ऑस्ट्रिया की एक जो लोकल न्यूज़पेपर था उसमें इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया था। तो फर्स्ट हमें पता चल गया कि मेंडल ने क्या लिया, गार्डन पी को लिया था। उसका नेम हमें पता है, साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम। अब देखो हम बात करेंगे कि मेंडल ने जो अपने क्रॉस कराए थे उसमें उन्होंने कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया था। तो फर्स्ट स्टेप में देखो मेंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट है उनका सिलेक्शन किया था जिनके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। 2 अलग अलग पी प्लांट को उन्होंने लिया था। अब उसके बाद उन्होंने एक टर्म आई आती है हमारे पास, इमैस्कुलेशन। तो इस टर्म से कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इमैस्कुलेशन क्या है, और एक और टर्म आती है बैगिंग। तो इन दोनों प्रोसेस को हमें देखना है कि इमैस्कुलेशन क्या है। तो इमैस्कुलेशन में देखो मेंडल ने यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ये फ्लावर है। तो जो पी प्लांट है उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, बाइसेक्सुअल के अंदर क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए मेंडल ने क्या किया, एक फ्लावर से जो मेल पार्ट था उसको रिमूव कर दिया। तो जब मेल पार्ट रिमूव हो गया तो इसी रिमूवल की प्रोसेस को एंथर या स्टेमन, इनके रिमूवल की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें कंट्रोल कर पाए मेंडल। तो देखो हमें दिख रहा है ये कार्पल है हमारे पास क्या है, फीमेल पार्ट, और जो एंथर या स्टेमन है ये हमारे पास क्या है, मेल पार्ट। तो इन्होंने क्या किया, देखो रिमूवल ऑफ एंथर्स, इस फ्लावर से इन एंथर्स को रिमूव कर दिया। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो गई, इमैस्कुलेशन हो गई। और इमैस्कुलेशन की वजह से क्या हो गया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन है उसको कंट्रोल कर लिया। सेल्फ पॉलिनेशन कंट्रोल का मीन क्या हुआ कि मेंडल को अपने डिजायर्ड जीन चाहिए थे। अगर जो फ्लावर है अगर वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता तो मेंडल को अपने डिजायर्ड कैरेक्टर नहीं मिल पाते, इसीलिए उन्होंने किसके प्रोसेस की, इमैस्कुलेशन की। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन
ग्रेन्स फ्रॉम द अदर प्लांट। अब उनको जिस भी प्लांट से मेल पार्ट लेना था वहाँ से उन्होंने पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और उन्होंने जो फीमेल पार्ट बना के रखा था उसके ऊपर क्या कर दिया, उन पॉलन ग्रेन्स को डाला, जिसकी वजह से क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन हो गया तो आगे फर्टिलाइजेशन हो गया, उससे क्या बन गए, नए सीड्स बन गए या फिर नए एम्ब्रियो बन गए ताकि वो आगे ग्रो हो गए। और ऐसे करके उन्होंने अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू रखा। अब नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कि मेंडल ने जो पी प्लांट सेलेक्ट किया था उसमें उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिए थे वो कौन कौन से थे, उन कैरेक्टर में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था और उनमें रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था। तो फर्स्ट उन्होंने लिया था स्टेम की हाइट को, तो उसमें डोमिनेंट क्या है, अगर स्टेम टॉल है तो वो कैसा है, डोमिनेंट है, और अगर ड्वार्फ है तो कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर है। सेकंड उन्होंने लिया फ्लावर के कलर को, तो अगर फ्लावर वायलेट कलर का है तो डोमिनेंट है और अगर वाइट कलर का है तो रिसेसिव कैरेक्टर है। नेक्स्ट उन्होंने लिया था फ्लावर की पोजीशन को, तो देखो फ्लावर प्लांट के ऊपर या तो बिल्कुल टॉप पे लग सकता है या फिर साइड की ब्रांचेज पे लग सकता है। जो टॉप पे लगेगा वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, टर्मिनल, और जो साइड ब्रांचिंग में लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, एक्सियल। तो एक्सियल है वो तो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो टर्मिनल है वो कैसा है, हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद पोड शेप या जो मटर की फली होती है उसकी बात करें तो जो बिल्कुल फूली हुई अच्छी फली थी वो कैसा था, इन्फ्लेटेड जो पोड थी वो कैसा था, हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड थी वो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। उसके बाद उन्होंने लिया था फली है उसके कलर को लिया था, तो कलर के बेसिस पे जो ग्रीन पोड है वो कैसी है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड ये जो येलो है वो कैसा है, रिसेसिव कैरेक्टर। सीड शेप की बात करें कि जो फली में से जो सीड बन रहे हैं तो वो सीड अगर राउंड कलर के हैं मटर के दाने तो कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, और अगर वो रिंकल्ड है या फिर झुर्रीदार हैं तो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर। लास्ट है हमारे पास सीड का कलर, सीड अगर येलो कलर के हैं तो डोमिनेंट हो जाएंगे और अगर ग्रीन कलर के हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गए मेंडल के वो 7 कैरेक्टर जो उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए लिए थे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब मेंडल के हमारे पास जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि मेंडल ने ये वर्क क्यों किया, तो मेंडल है वो एक ऑस्ट्रिया की एक चर्च थी, वहाँ पे एज ए प्रीस्ट फंक्शन कर रहे थे, वर्क कर रहे थे अपना। तो वहाँ पे मेंडल ने उस काम करने के साथ साथ में एक गार्डन में उन्होंने कुछ एक पी प्लांट भी लगा रखे थे। तो जब पी प्लांट की ग्रोथ हुई तो मेंडल ने नोटिस किया कि जितने भी पी प्लांट थे या तो वो कैसे थे, सारे के सारे टॉल प्लांट थे या फिर सारे के सारे कैसे थे, बिल्कुल ही ड्वार्फ प्लांट थे। ऐसे जब उन्होंने उनके फ्लावर को देखा तो फ्लावर या तो कैसे थे, सारे वॉयलेट थे या फिर सारे कैसे थे, वाइट कलर। मीन्स कि मेंडल को इनके बीच का कोई भी कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। जैसे अगर हम स्टेम की हाइट की बात करें तो या तो सारे प्लांट टॉल थे या फिर सारे ड्वार्फ थे, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट कंडीशन मेंडल को देखने को नहीं मिली। तो मेंडल ने सोचा कि ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता कि एक ह्यूमन बीइंग है वो तो बहुत ज़्यादा हाइट का है और जो दूसरा ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ही कम हाइट का है। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ से अपने जो पी प्लांट है उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टर्स को लिए और फिर उन्होंने एक एक कैरेक्टर को लेके अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया। तो मेंडल ने फर्स्ट टाइम में एक कैरेक्टर को लेके स्टडी किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया और उसी पे आगे एक्सपेरिमेंट किए। तो इस वन जीन को हम क्या कह सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो चाहे एग्जाम में इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन आए या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस आए, तो ये दोनों एक ही चीज़ है कि मेंडल ने एक एक कैरेक्टर को लेके अलग अलग उनकी स्टडी की थी। तो फर्स्ट हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखें तो उन्होंने क्या किया था, 2 प्लांट्स लिए और उनके क्या थे, एक कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर का पेयर लिया अलग अलग प्लांट्स में। तो मेंडल ने जो क्रॉस कराया, फर्स्ट उन्होंने लिया था प्लांट की हाइट को, जिसके बेसिस पे या तो प्लांट कैसे थे, टॉल थे या फिर प्लांट कैसे थे, ड्वार्फ थे। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, एक हमारा जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है हम उसकी बात करते हैं। तो देखो मेंडल ने क्या लिया था, जो प्लांट हाइट है उसके बेसिस पे टॉल एंड जो रिसेसिव है उनको लिया। तो फर्स्ट उन्होंने क्या लिया, होमोजाइगस डोमिनेंट
टॉल प्लांट है इसको लिया, और ऐसे ही होमोजाइगस रेसेसिव ड्वार्फ प्लांट है उसको लिया। तो दोनों ने प्लांट लिए, तो ये कैसे हो गए हमारे पास, पेरेंटल प्लांट हो गए। इसके बाद हमें पता है कि इन्होंने क्या बनाए, गैमीट। देखो गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है कि अगर हम ऐसे देखें कैपिटल टी, या फिर हम ये देखें कैपिटल वाई, तो अगर होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तब होमोजाइगस से एक गैमीट बनेगा, और अगर कोई भी एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसे दो टाइप के एलील बनेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, होमोजाइगस, तो इससे एक टाइप का गैमीट बनेगा और वो बनेगा टी। ऐसे अगर हम कैपिटल वाई की बात करें तो इससे क्या बनेगा, हमारे पास सिर्फ एक गैमीट बनेगा और वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल वाई। तो देखो ऐसे हमारे पास ये जो होमोजाइगस कंडीशन में है इससे एक गैमीट बन गया, ये भी कैसा है, होमोजाइगस, इससे भी हमारे पास एक गैमीट बन गया। ये तो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव। अब जब इन्होंने इसमें हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग कराई तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें हाइब्रिड मिला है। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड हम क्रॉस भी कैसा करवा रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो हमें F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिलेगा जिसमें एक ही जीन के कैरेक्टर होंगे, इसलिए हमने उसको क्या बोला है, मोनोहाइब्रिड। और मोनोहाइब्रिड कैसी कंडीशन में मिला है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये कैसी कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो हम इसको देखें कि अब हम जैसे मेंडल ने बात की, एक टॉल था और एक स्मॉल था, ड्वार्फ था, तो उससे जो फर्स्ट जनरेशन में बना ये प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे या फिर हमारे पास है वो ड्वार्फ होंगे। तो देखो इसके अंदर हमें पता है कि जो कैपिटल टी है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये क्या करेगा, जो स्मॉल टी है, जो ड्वार्फनेस है उसके कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, टॉल प्लांट बनेंगे, लेकिन कंडीशन उनकी कैसी होगी, हेटेरोजाइगस टॉल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट F2 जनरेशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिला है उसका उसी के साथ में सेल्फिंग करा देंगे, तो क्या बन जाएगी, F2 जनरेशन बन जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है, इसका इसी के साथ में क्रॉस करवा दो, इसका इसी के साथ में सेल्फिंग करा दो। देखो सेल्फिंग कराई तो दो हेटेरोजाइगस है, तो इससे फिर से हमारे पास कैसे बनेंगे, दो गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, ऐसे इससे एक कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम इसका कितने आगे गैमीट इसके बन सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चेकर बोर्ड को बनाएंगे। चेकर बोर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर जो पुनेट साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था तो पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं और इसे हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। तो देखो अगर हम इसे एक्सपेरिमेंट देखें तो देखो F2 जनरेशन अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास क्या था, हेटेरोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, ये हमने लिख दिया कैपिटल टी ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। हम क्या बना रहे हैं, F2 जनरेशन बना रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, ये इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसे ये इन दोनों के साथ में करेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हम देखें कि इसका रेशो क्या है, कैसे कैसे प्लांट हमें मिले हैं। तो जो हमने पहले बात की थी, दो टर्म देखी थी, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, तो वो रेशो हमें लिखना है। तो देखो फर्स्ट हम लिखते हैं फिनोटाइप। तो फिनोटाइप में हमने क्या बात की थी कि उसके जो बाहरी उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो मोर्फोलॉजी करेक्टर है, वो क्या है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप के बेसिस पे देखो ये प्लांट कैसा बनेगा, टॉल बनेगा। ये कैसी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, बट जो कैपिटल टी है वो कैसा है, डोमिनेंट, तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा। तो ये प्लांट भी कैसा बनेगा, टॉल बनेगा, ये प्लांट भी कैसा बनेगा, टॉल बनेगा, और ये प्लांट हमारे पास कैसा बन जाएगा, ड्वार्फ। तो अगर फिनोटाइप रेशो देखें तो देखो तीन प्लांट हमारे पास कैसे बन रहे हैं, टॉल प्लांट बन रहे हैं, एक हमारे पास कैसा बन रहा है, ड्वार्फ। तो अगर हम टॉल और ड्वार्फ का रेशो देखें F2 जनरेशन में तो फिनोटिपिक रेशो उसका क्या आ गया, 3:1, ये हमारा हो गया फिनोटाइप रेशो। अगर सेकंड हम बात करें जीनोटाइप रेशो की,
तो जीनोटाइप रेशियो में देखो, जीनोटाइप में क्या देखना है, हमें उसके जीन्स को या फिर जीन में प्रेजेंट जो एलील्स हैं उनको देखना है। तो फर्स्ट देखो ये कैसा है, कैपिटल टी, ये एक जैसा है, ये टोल है, तो देखो इसका क्या आ गया, इसका रेशो हो गया 1। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कितने हो गए हमारे पास 2, और ये जो स्मॉल टी है ये भी हमारे पास कितना है 1। तो एक प्लांट कैसा है, होमोजाइगस टॉल प्लांट, दो प्लांट कैसे हैं, टोल हैं लेकिन कैसे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, और एक प्लांट हमारे पास कैसा है, ड्वार्फ। तो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप रेशियो, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जो मेंडल थे उनका जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है और जीनोटाइप रेशियो क्या है। तो फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1 और जीनोटाइप रेशियो हो गया 1:2:1। इसी को देखो हम स्लाइड से देखते हैं। देखो अभी हम बात कर रहे थे, तो देखो ये क्या हो गए, टॉल, ये 3 टॉल हो गई, एक ड्वार्फ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो हो गया, जिसमें 3 टॉल प्लांट हो गए, एक ड्वार्फ हो गया। तो ये तो हो गया फिनोटिपिक रेशियो 3:1 और 1:2:1। ये हमारे पास कैसा हो गया, इसका जीनोटिपिक रेशियो। तो अब अभी तक हमने क्या बात की है, सिर्फ मेंडल का एक जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसमें एक जीन को लेके मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो किया, सिर्फ वो ही स्टडी की है। अब इसके बाद हमारे पास 2 टर्म आती है, एक तो है बैक क्रॉस और एक है टेस्ट क्रॉस। तो अब ये टर्म्स क्या है, इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या है कि जो F1 हाइब्रिड मिल रहा है, उस F1 हाइब्रिड का उसके किसी भी पेरेंट के साथ में जो क्रॉसिंग करवानी है वो ही हमारे पास क्या है, बैक। बैक का मतलब क्या हो गया, वापस पीछे चले गए। तो पेरेंट का F1 जो जनरेशन है उसमें जो हाइब्रिड है उसका किसी भी पेरेंट के साथ, किसी भी पेरेंट मीन्स या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ या फिर रिसेसिव पेरेंट, दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ हम अगर उसकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, बैक क्रॉस। तो ये तो हमारा सिंपल सा बैक क्रॉस हो गया। अब बैक क्रॉस का ही एक टाइप है टेस्ट क्रॉस। अब हम बात करें कि टेस्ट क्रॉस क्यों करेंगे, तो अगर हमें अननोन कोई इंडिविजुअल है, अगर हमें उसके जीनोटाइप का पता करना है तो उसके जीनोटाइप की स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। अब टेस्ट क्रॉस हमेशा हम किसके साथ में कराएंगे, जो F1 जनरेशन है उसका जो हाइब्रिड मिला है उसका सिर्फ जो रेसेसिव पेरेंट है उसके साथ में अगर क्रॉसिंग कराएंगे तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। तो देखो टेस्ट क्रॉस में क्या हो गया, जो F1 हाइब्रिड है उसके किसके साथ में, रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉसिंग कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टेस्ट क्रॉस। और ये किसके लिए यूज होता है, टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप। कोई भी अननोन इंडिविजुअल है अगर उसका जीनोटाइप पता करना है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस को करेंगे। तो देखो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इन्होंने जब इसके आपस में सेल्फिंग कराई है F1 जनरेशन की या अननोन की, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिला है, अननोन फ्लावर है उसका क्या मिला है हमें कि वो कैसा था, होमोजाइगस डोमिनेट था। और इसके अगर पेरेंट की बात करें तो इसका पेरेंट क्या था, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो ये आप क्रॉस यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। सो देखो नेक्स्ट हमारे पास है मेंडल के 2 लॉज की स्टडी करेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था उसी के रिजल्ट है हमारे पास मेंडल का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो देखो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बताया था, अभी जैसे हमने बात की थी कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ही अपने कैरेक्टर को शो कर पाएगा। तो उसी के बेसिस पे हमारे पास है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मेंडल ने बताया कि जो कैरेक्टर हैं वो किसी एक फैक्टर के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं और ये फैक्टर ही क्या है, जीन है। मेंडल अपने टाइम में इन फैक्टर्स को ये जीन टर्म नहीं दे पाए थे क्योंकि उस टाइम जीन या फिर क्रोमोसोम इनकी डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, ये डिस्कवर नहीं हो पाए थे। तो मेंडल ने सिर्फ इतना बताया था कि कुछ एक कैरेक्टर हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उन कैरेक्टर्स को कोई एक फैक्टर है वो कंट्रोल कर रहा है। और ये जो फैक्टर है वो हमेशा कैसे प्रेजेंट होंगे, पैर में प्रेजेंट होंगे। देखो अभी जैसे हमने बात की थी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो एक जीन है उसके 2 एलील हैं तो वो एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम हमारे पास कैसे होते हैं, हमेशा पैर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एक क्रोमोसोम बनाएं
कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल टी का जीन है, यहाँ पे भी कैपिटल टी का जीन है, या फिर हम दूसरा बनाएं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, स्मॉल टी का जीन और स्मॉल टी का जीन। तो ये क्या है, एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम की क्या है, दो अलग अलग उसके जो पेयर हैं। तो कोई भी क्रोमोसोम है वो हमेशा किस में प्रेजेंट होगा, पेयर में प्रेजेंट होगा, और वो क्रोमोसोम ही हमारे पास क्या है, जीन। तो उन्होंने क्या बताया कि जो करेक्टर है उनको कंट्रोल करने के लिए कोई फैक्टर है, और जो फैक्टर है वो हमेशा किस में प्रेजेंट होगा, पेयर में प्रेजेंट होगा। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब जो F1 जनरेशन आती है उसके अंदर ऐसे फैक्टर जो कि डिसिमिलर हैं। अभी हमने बात की थी कि F1 जनरेशन में हमें कैसे मिलेंगे, हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हमें प्लांट मिलेंगे। जैसे ये वाली कंडीशन थी ना, तो इसमें करेक्टर शो किसका हुआ था, सिर्फ कैपिटल टी वाले का। तो इन्होंने क्या बताया कि फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स एंड द अदर इज रेसेसिव, कि जो हिट्रोजाइगस कंडीशन में होगी उसमें सिर्फ एक करेक्टर है वो तो कैसा होगा, डोमिनेंट, और जो दूसरा होगा वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, रेसेसिव। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। और फिर सेकंड लॉ पे आते हैं हम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये गैमीट्स के ऊपर बेस्ड है, कि जो गैमीट्स हैं वो कैसे बनेंगे, और जो गैमीट है तो जब वो अपने पेरेंट्स से बन रहे हैं तो उनको हमेशा सेपरेट होके वो गैमीट का फॉर्मेशन कर पाते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ना कि ये हमारे पास कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन, और ये कंडीशन हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस है, ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो इससे जो गैमीट बनेगा वो सिर्फ कैसा बनेगा, कैपिटल टी, इससे सिर्फ एक ही गैमीट बनेगा। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है इससे हमारे पास कितने गैमीट बन जाएंगे, दो गैमीट बन जाएंगे। तो देखो इसमें हमें क्या बताया है, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द फैक्टर्स या एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर पेयर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। इन्होंने ये बताया कि सपोज ये हमारे पास क्या है, पेरेंट्स, तो जब गैमीट बनेंगे तो गैमीट में क्या होगा, एक जीन के जो दोनों एलील हैं उनको वहाँ से सेपरेट होना ही पड़ेगा। जैसे चाहे अगर हम ऐसे बना के देखें, चाहे हम ये वाली सिचुएशन लें, ये होमोजाइगस प्लांट है और ये भी हमारे पास कैसा है, होमोजाइगस, और एक कंडीशन हम लेते हैं हेट्रोजाइगस की। तो ये हमारे पास पेरेंटल प्लांट है, होमोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये कैसा है, होमोजाइगस टॉल है। तो इसके अगर गैमीट बनाए, देखो गैमीट बनाएंगे तो हमें पता है एक जीन के ये क्या है, दो एलील हैं, तो यहाँ से इनको सेपरेट होना ही पड़ेगा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम। ऐसे ही एक जीन के इन दोनों एलील को सेपरेट होना होगा। ऐसे ही जब इससे गैमीट बनेंगे तो एक जीन के दोनों एलील्स को सेपरेट होना होगा। तो इससे देखो क्या बना, कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी, और इससे क्या बना, ए कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। लेकिन जब होमोजाइगस कंडीशन होती है, जब दोनों गैमीट एक जैसे बनते हैं, तो उसे हम दो गैमीट काउंट नहीं करके उसे हम सिर्फ एक गैमीट काउंट करेंगे। तो इस होमोजाइगस कंडीशन से हमें सिर्फ एक गैमीट मिला, कैपिटल टी। ऐसे ही होमोजाइगस स्मॉल टी वाले से भी हमें सिर्फ एक ही गैमीट मिला, जो स्मॉल टी, और इससे हमें क्या मिल गए, हेट्रोजाइगस कंडीशन से हमें क्या मिल गए, दो गैमीट मिल गए। तो देखो तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम बात करें तो इसमें क्या है, जो होमोजाइगस पेरेंट है उससे सिर्फ क्या प्रोड्यूस होगा, सिर्फ सिमिलर टाइप के एक ही टाइप का जो गैमेट है वो प्रोड्यूस होगा। और जो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं उसे हमें दो अलग अलग टाइप के जो गैमेट हैं वो देखने को मिलेंगे। और इसमें क्या है, गैमेट फॉर्मेशन में क्या होगा, पेरेंट है उससे सेग्रीगेट होके क्या मिलेंगे, हमें गैमेट्स मिलेंगे। तो ये हमारा बहुत ही ईजी लॉ हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अभी तक हमने मेंडल के दो लॉ देखे हैं। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें क्या था, हर एक जो करेक्टर है वो किसी एक फैक्टर के थ्रू कंट्रोल होगा और हर एक फैक्टर है वो पेयर में प्रेजेंट होंगे। और जो F1 जनरेशन है या फिर जो करेक्टर है जो हमारे पास पेयर में प्रेजेंट है, उनमें एक करेक्टर तो कैसा होगा, डोमिनेंट, और दूसरा कैसा होगा, रिसेसिव। तो ये तो हमारे पास था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो सबसे इजी है कि जब पेरेंट्स जो गैमीट बनेंगे तो गैमीट बनते टाइम एक जीन के दोनों एलील को आपस में सेपरेट होना ही होगा। और जब जो सेपरेट होंगे तो जो पेरेंट है अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में है तो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट मिलेगा, और अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो हमें दो टाइप के गैमीट देखने को मिलेंगे।
तो नेक्स्ट हम बात करें, अब आज के इस सेशन में हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब तक हमने मोनो जो मेंडल थे उनके मोनो हाइब्रिड क्रॉस को किया था, और मोनो हाइब्रिड के क्रॉस के जो रिजल्ट थे उसके बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉज बनाए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 कैरेक्टर है या 2 जीन है, उनको लेके हम उनका आगे एक्सपेरिमेंट या उनकी क्रॉसिंग है वो करवाएंगे। तो जो 1 जीन में क्या था, सिर्फ एक जीन को लेके हम क्रॉसिंग करवा रहे थे, और डाई हाइब्रिड या फिर जो 2 जीन इनहेरिटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, 2 जीन को लेके उनके बीच में हम उनकी क्रॉसिंग कराएंगे। तो देखो हम इसमें क्या क्या ले रहे हैं, इसमें हम एक तो लेंगे जो सीड है उसका कलर लेंगे, और एक हम लेंगे सीड का शेप। तो देखो इसमें हम एक तो जो सीड की शेप ली है वो तो हमने एक तो ली है राउंड शेप्ड, और दूसरे लिए हैं हमने येलो कलर्ड। ये दोनों तो हमारे पास कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। और अगर हम बात करें रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर के, तो ये हमने क्या लिए हैं, रिसेसिव। देखो हम अलग से इसे देखें तो देखो यहाँ पे हम एक साथ 2 की स्टडी करेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या है, ये शो करेगा, कैपिटल आर शो करेगा राउंड सीड को, और कैपिटल वाई है वो किसको शो करेगा, येलो कलर को। राउंड एंड येलो सीड हो गए, ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो ये हमने पेरेंट्स लिए हैं जो कैसी होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस पेरेंट्स हैं जो कैसे हैं, राउंड एंड येलो, ये कैसे हैं, डोमिनेंट, और ये हमारे पास कैसे हैं, रिसेसिव। अब देखो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इनसे क्या करेंगे, गैमीट बनाएंगे। तो इसका बन गया कैपिटल आर, इससे गैमीट बनेगा कैपिटल वाई, इससे क्या होगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब ये हमारे पास 2 गैमीट बन गए। अब वही होगा, क्या होगा, इनमें आपस में क्रॉसिंग होगी और F1 जनरेशन बनेगी। तो F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस बेसिस पे जो सीड हैं वो हमारे पास कैसे बनेंगे, कैपिटल आर इसके ऊपर डोमिनेंट है तो सीड कैसे हो गए, राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट है तो क्या हो गया, सीड का कलर येलो। तो F1 जनरेशन में हमें जितने भी सीड देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। ऐसे ही मेंडल ने जो फर्स्ट अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था उसमें भी क्या था, F1 जनरेशन में सारे कैसे थे, टॉल प्लांट देखने को मिलेगा। सेम रिजल्ट हमारे पास ये है कि F1 जनरेशन में कौन अपना इफेक्ट शो कर पाएगा, जो डोमिनेंट कंडीशन में होगा। अब F1 से हम आगे क्या करेंगे, ये जो गैमीट बने हैं इनकी इन्हीं के साथ में सेल्फिंग कराएंगे और F2 जनरेशन बनाएंगे। तो देखो यहाँ तक हम देख चुके कि हमने ये राउंड येलो सीड लिए, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन सीड लिए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई था, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये इनके गैमीट बन गए। जब गैमीट आपस में क्रॉसिंग हुई तो हमें F1 जनरेशन में सारे के सारे सीड कैसे देखने को मिले थे, राउंड एंड येलो। अब हम इसी के साथ में इसकी सेल्फिंग कराएंगे, लेकिन सेल्फिंग से पहले हम क्या करेंगे, इसके क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट है इसके पास ऑप्शन है कि ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है। ऐसे ये जो स्मॉल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मीन्स ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो कैपिटल आर है वो हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाएगा और जो स्मॉल आर है वो हमेशा स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा। तो ये देखो हमारे पास गैमीट बन गए, एक गैमीट बन गया कि जो कैपिटल आर है वो कैपिटल वाई के साथ चला गया, दूसरी बार है वो स्मॉल वाई के साथ चला गया। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ऐसे जो स्मॉल आर है वो एक बार किसके साथ चला गया, कैपिटल वाई के साथ, और एक बार किसके साथ चला गया, स्मॉल वाई के साथ। तो ये हमारे पास 2 गैमीट और बन गए। तो ऐसे ही हमारे पास ये इसके गैमीट बन गए और ये इसके गैमीट बन गए। अब आगे F2 जनरेशन में क्या होगा, इन्हीं के आपस में सेल्फिंग होगी और F2 जनरेशन देखने को मिलेगी। तो देखो हम देखते हैं, ये हमारे पास
F2 जनरेशन है किसकी, डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो देखो ये हमारे पास गैमीट हैं, इन गैमीट का इन्हीं के साथ क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम F2 जनरेशन क्यों बनाते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो देखने के लिए। तो देखो इसका फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशो देखें तो फिनोटाइप रेशो हमारे पास क्या आएगा इसका, देखो बाहर से देखने पे देखो राउंड ये लोग कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राउंड एंड येलो सीड हैं वो हमारे पास कितने बनेंगे, देखो यहाँ हम लिखें राउंड एंड येलो कितने बने, 9। सेकंड हम बात करें, राउंड येलो हमारे पास हो चुका है, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट हम किसके बात करें, राउंड एंड ग्रीन की बात करें, राउंड एंड ग्रीन। तो ये हमारे पास कितने होंगे, 1 2 एंड 3। तो 3 हमारे पास हो गए राउंड एंड ग्रीन। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें कि रिंकल्ड और येलो कितने होंगे, 1 2 एंड 3। तो अगर हम लिखें रिंकल्ड एंड येलो तो ये भी कितने हो गए, 3। और लास्ट हम बात करें रिंकल्ड और ग्रीन कितने हुए, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन हमें कितने मिले, 1। तो हमारे पास इसका फिनोटिपिक रेशो क्या आ गया, 9:3:3:3:1। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1। और अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो आप देखो मैच कर सकते हो, आपके पास टेबल है उसमें से हमें क्या मिलेंगे, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। देखो जीनोटाइप का हमें लर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट लिख देंगे 1 2 1। अब इसी का हम डबल करके लिख देंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 एंड 1 का डबल 2। और वापस से फर्स्ट वाले को रिपीट कर देंगे 1:2:1। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया इसका जीनोटिपिक रेशो, और ये हमारे पास हो गया इसका फिनोटिपिक रेशो। तो ये हमारे पास हो गया मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने दो अलग अलग कैरेक्टर को एक साथ लेके क्रॉसिंग कराई थी। तो जो F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड मिला था वो कैसा था, डाई हाइब्रिड। अभी देखो हमने बात की ना, ऐसा मिला था हमने कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ये हमारे पास क्या था, डाई हाइब्रिड। और इसी डाई हाइब्रिड की हमने आगे सेल्फिंग करा के इसका हमने F2 जनरेशन बनाई। F2 जनरेशन में हमने इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो देखा। फिनोटाइप रेशो 9:3:3:1 एंड जीनोटाइप रेशो था 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। तो ये हमारे पास हो गया इसका फिनोटिपिक रेशो और ये हो गया जीनोटिपिक रेशो। तो ये हमारा हो गया मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर अपना कौन सा लॉ दिया था, तो इसके बेसिस पे उन्होंने अपना थर्ड लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम उसी की बात करते हैं। देखो थर्ड लॉ है हमारा मेंडल का इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, जैसे लास्ट हमने देखा था सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसमें क्या था कि पेरेंट्स से जब उसके गैमीट बनेंगे तो एक जीन के जो दोनों एलील हैं उनको सेपरेट होना ही होगा। तो वो तो क्या था, गैमीट फॉर्मेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आगे उसी का ही पार्ट है थर्ड लॉ कि जब गैमीट बनेंगे तो वो आगे जनरेशन में जब ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो एक जीन के दो एलील में से किसी के साथ में भी क्रॉसिंग करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। तो देखो इसमें क्या है, व्हेन मोर देन वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्वड इन ए क्रॉस, कि जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर हम लेंगे, जैसे अभी हमने डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर एक साथ में स्टडी किया था, वैसे ही अगर हमने यहाँ पे 2 अगर क्रोमोसोम का पेयर ले रहे हैं तो इससे जब आगे गैमीट बनेंगे तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंडिपेंडेंटली है वो सेग्रीगेट हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने 2 पेयर लिए हैं क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम। अब सपोज यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल A और ये है हमारे पास यहाँ पे स्मॉल a, ये है कैपिटल B और ये है स्मॉल b। अब जब फर्स्ट इसमें क्या होगा कि जब गैमीट बनेगा तो वो यहाँ से सेपरेट होगा। तो देखो यहाँ पे ये जो गैमीट बनेगा तो फर्स्ट पोजीशन में क्या होगा कि ये अलग हो गया और ये वाले गैमीट है वो सेपरेट हो गए। तो ये आ गया कैपिटल A कैपिटल B, ऐसे ही कि स्मॉल a और स्मॉल b। ऐसे हम इसकी जो सेकेंड ऑप्शन है, जो पॉसिबिलिटी है वो क्या ले सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है
ऊपर कैपिटल ए स्मॉल ए सेम, लेकिन नीचे वाले हैं ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज हो गई, कैपिटल ए के साथ में कौन आ गया, स्मॉल बी, और स्मॉल ए के साथ में कौन बन गया, कैपिटल बी। तो इन्होंने अपने जैसे दो बना लिए, फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकंड मियोसिस में इनके जैसे आगे इनके गैमीट्स बन गए। ऐसे ही इनमें जब फर्स्ट टाइम जो गैमीट बनेगा तो यहाँ से इनका सेपरेशन होगा, तो ये दो गैमीट बन गए फर्स्ट मियोसिस, और सेकंड मियोसिस में क्या होगा, इन 2 से 4 गैमीट बन गए। तो ये हमारा क्या हो गया, मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है कि जो मेंडल उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन फिर भी उनका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज्ड क्यों नहीं हो पाया, अपने टाइम में उनको पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिली। तो उसका फर्स्ट रीज़न तो था कि मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया, तो उस टाइम सारे लोगों के पास उसकी रीच नहीं हो पाई, तो वो क्या हो गया, उनका एक ड्रॉबैक रह गया, जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उस टाइम जो कम्युनिकेशन स्किल थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सेकेंड हम बात करें कि उनकी जो कंसेप्ट थी जीन और फैक्टर की, वो उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम जीन और जो क्रोमोसोम है ये डिस्कवर नहीं हो पाए थे। तो साइंटिस्ट ने इनको जो ट्रस्ट है वो नहीं किया कि जीन या फैक्टर क्या है, या फिर वो कैसे किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद में थर्ड हम बात करें कि मेंडल ने क्या किया था कि कुछ मैथमेटिकल अप्रोच ली थी अपने रिकॉर्ड को बनाने में। तो साइंटिस्ट को था कि बायोलॉजी के अंदर जब मैथ है वो मिक्स हो रही है तो क्या होगा, उस टाइम इन्होंने क्या कर दिया, इनको अनएक्सेप्टेबल बता दिया इनके इस अप्रोच को। नेक्स्ट हम देखें कि मेंडल है वो कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। मेंडल क्या थे कि उन्होंने जो फैक्टर्स बताए थे उनको कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए वो अदर साइंटिस्ट को, जिसकी वजह से थे ये इनके कुछ ड्रॉबैक रह गए, जिसकी वजह से मेंडल है उनको अपने टाइम में पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। अब मेंडल के वर्क को 1900 में 3 साइंटिस्ट आए थे, डी वेरीज, कॉरेंस एंड वोन शेरमार्क। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली वापस से इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उनको वापस से करके देखा और उन्होंने इनको रीडिस्कवर किया, जिसकी वजह से मेंडल है वो उस टाइम बाद में उनके जो वर्क है फिर से पब्लिश हुआ और उनके वर्क को पॉपुलैरिटी है वो मिली। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।